थर्ड ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपन थर्ड ईयर की क्लास में नया टॉपिक पढ़ते हैं, कौंसल शासन व्यवस्था। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट ने किस प्रकार से फ्रांस की सत्ता पर अधिकार जमाया और उसके बाद उसकी कौंसल शासन व्यवस्था में क्या सुधार किए गए, उनके बारे में अपन आज इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। कौंसल शासन के सामने अनेक समस्याएं थी, परंतु कुछ काम ऐसे थे जिनकी तरफ तुरंत ध्यान देना आवश्यक था, जैसे एक नए संविधान का निर्माण, आंतरिक शांति और व्यवस्था में सुधार और फ्रांस के शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध को जारी रखना तथा शत्रु संघ को छिन्न भिन्न करना। जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया था कि फ्रांस में 10 वर्षों से क्रांति का जो दौर चल रहा था, उसके अंदर फ्रांस की जनता बुरी तरह से त्रासदी से पीड़ित थी। उनकी किसी तरह की कोई व्यवस्था राज्य में नहीं रह पा रही थी और वह पूरी तरह से दुखी हो चुकी थी। तो कौंसल शासन व्यवस्था के सामने सबसे पहले ये कार्य करना जरूरी था कि नया संविधान का निर्माण कर आंतरिक शांति और व्यवस्था को सुचारू रूप से शुरू करे। इसके लिए सबसे पहले उसने किया संविधान का निर्माण। नेपोलियन ने सत्ता हस्तगत करने के लिए 1 माह के भीतर एक नया संविधान बनाकर उसे लागू भी करवा दिया। क्रांति के बाद ये चौथा संविधान था। इसके निर्माण में नेपोलियन का सर्वाधिक योगदान रहा था। संविधान का निर्माण इस ढंग से किया गया कि शासन के सर्वोच्च अधिकार नेपोलियन को प्राप्त हो जाए। कार्यपालिका शक्ति 3 कौंसलों को सौंप दी गई। कौंसलों की कार्यविधि 10 साल तक तय की गई। कौंसलों का निर्माण सीनेट नामक संस्था को सौंपा गया, परंतु शुरू के तीनों कौंसलों का नाम पहले से ही संविधान में रख दिया गया। ये थे नेपोलियन प्रथम कौंसल, कैम्बसरी द्वितीय कौंसल और लिब्रन तृतीय कौंसल। राज्य की अधिकांश शक्तियाँ प्रथम कौंसल में निहित कर दी गई थी। नए संविधान में 4 संस्थाओं की व्यवस्था की गई: राज्य परिषद, ट्रिब्यूनेट, व्यवस्थापिका और सीनेट। राज्य परिषद का काम विधेयकों का प्रारूप तैयार करना था। ट्रिब्यूनेट उन विधेयकों पर वाद विवाद कर सकती थी, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं था। व्यवस्थापिका में 300 सदस्यों का प्रावधान था। व्यवस्थापिका अपने सम्मुख रखे जाने वाले विधेयकों पर वोट दे सकती थी, परंतु उसे विधेयकों पर विवाद करने का अधिकार नहीं था। गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर व्यवस्थापिका वोट देती थी। सीनेट को संविधान की रक्षा का दायित्व सौंपा गया। इसके अलावा सीनेट कौंसलों, ट्रिब्यूनेट के सदस्यों तथा व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को भी चुनौती थी, किंतु इस काम में वह पूरी तरह से स्वतंत्र न थी। इस संविधान में भी फ्रांस के नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया, परंतु वह मात्र ढोंग था और उसका एकमात्र उद्देश्य जन प्रभुत्व के ढकोसले को जीवित रखना था, अन्यथा जनता का प्रभुत्व समाप्त हो चुका था। नेपोलियन फ्रांस का प्रभु बन चुका था। उसने अपने सुधारों के द्वारा अपने आप को इस योग्य भी प्रमाणित कर दिखाया था। नेक्स्ट देखते हैं व्यवस्था की स्थापना। पिछले कई वर्षों से क्रांति और विदेशी युद्धों के परिणाम स्वरूप फ्रांस का राष्ट्रीय जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। देश में अशांति और शांति और सुव्यवस्था का अभाव था। पुरानी व्यवस्था का अंत हो गया था, परंतु उसके स्थान पर नई व्यवस्था भली भांति नहीं जम पाई थी, वह कार्य नहीं कर पा रही थी। अतः नेपोलियन का प्रथम कौंसल संस्थाओं का नवीन संगठन और सामाजिक जीवन का पुनर्निर्माण था। इसके लिए नेपोलियन ने क्रांति की भावना एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया। उसके सुधारों का धैर्य सामाजिक समानता स्थापित करना था। इस दृष्टि से उसने पुराने मतभेद, दलबंदी और झगड़ों को भुलाकर सभी को समान स्थान दिया, परंतु जो लोग उसकी इस नीति से संतुष्ट न हुए, उनको उसने कठोरता एवं निर्दयता के साथ कुचल दिया। वह न तो जैकोबिन था और न राजतंत्र का समर्थक। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि जो लोग फ्रांस में रहते थे और आकर बसना चाहते थे, वे मौजूदा शासन व्यवस्था के प्रति वफादार रहे। उसने सरकारी पदों के द्वारा सभी के लिए समान शर्तों पर खोल दिए।
सरकारी पदों के द्वार सभी के लिए समान शर्तों पर खोल दिए। भगोड़ों तथा विद्रोही पादरियों के विरुद्ध जो कानून पास किए गए थे उन्हें उसने काफ़ी नरम बना दिया। क्रांति के समय फ्रांस छोड़कर भागने वाले कुलीनों और सामंतों को फिर से फ्रांस में बसने के लिए आमंत्रित किया गया। पादरियों से सिर्फ राजभक्ति का वचन देने को कहा गया। उसने कैथोलिक पूजा की छूट भी दे दी। इस प्रकार नेपोलियन ने फ्रांस की जनता को खुश करने के लिए चतुरता एवं दूरदर्शिता का सहारा लिया। आगे देखते हैं प्रशासनिक सुधार। नेपोलियन ने शासन व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। राष्ट्रीय महासभा ने क्रांति की भावना में बहते हुए संपूर्ण फ्रांस को भिन्न भिन्न डिपार्टमेंटों विभागों में विभाजित कर दिया था तथा प्रत्येक डिपार्टमेंट का अधिकारी वहाँ की जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता था। डायरेक्टरी के शासनकाल में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया और सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी। नेपोलियन ने इसे कठोर रूप दिया। उसने संपूर्ण फ्रांस को विभागों, जिलों में बांट दिया। प्रत्येक विभाग का एक अधिकारी होता था जो प्रीफेक्ट कहलाता था। जिलों को उप जिलों में बांटा गया। उसका अधिकारी उप प्रीफेक्ट कहलाता था। प्रत्येक नगर तथा कम्यून का प्रमुख मेयर कहलाता था। नेपोलियन ने अधिकांश विभागों पर अपने सैनिक अधिकारियों को नियुक्त किया। ये सैनिक अधिकारी सिर्फ नेपोलियन के प्रति उत्तरदायी थे। इस प्रकार स्थानीय प्रशासन पर नेपोलियन का पूरा अधिकार हो गया। स्थानीय नागरिक अपने स्थानीय मामलों का प्रबंध करने की सुविधा एवं स्वतंत्रता से वंचित हो गए। राष्ट्रीय तथा स्थानीय शासन के सभी सूत्र पेरिस में केंद्रित हो गए। देश की व्यवस्था और शांति की स्थापना के लिए ये परम आवश्यक भी था। इस प्रकार देखते हैं कि नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर भी महत्वपूर्ण सुधार किए और उनको कड़ाई से लागू भी करवाया। नेक्स्ट था आर्थिक सुधार। फ्रांस की आर्थिक स्थिति क्रांति के पूर्व भी खराब हो चुकी थी और क्रांति की उथल पुथल के कारण और भी अधिक बिगड़ गई थी। उद्योग धंधे चौपट हो गए थे। राज्य के कर नियमित रूप से वसूल नहीं हो पा रहे थे, जिससे राज्य की आय में भारी कमी आ गई थी। नेपोलियन ने आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयास किया। सर्वप्रथम उसने सरकारी कर पद्धति में परिवर्तन किया। अब तक करों की वसूली स्थानीय संस्थाओं द्वारा की जाती थी। नेपोलियन ने राजकीय करों की वसूली के लिए सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था व्यापार वाणिज्य की स्थिति में सुधार लाना। 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। स्वर्ण तथा चांदी के सिक्कों के स्थान स्वर्ण और चांदी के सिक्कों का स्तर निर्धारित किया गया। प्रत्येक करों को कम किया गया तथा अप्रत्यक्ष करों जैसे शराब, नमक, तंबाकू आदि पर कर को बढ़ाया गया। पराजित देशों से फ्रांसीसी सेनाओं का खर्चा वसूल किया जाने लगा तथा युद्ध का हर्जाना भी लिया जाने लगा। व्यापार की उन्नति के लिए राष्ट्रीय उद्योग समिति का गठन किया गया तथा खाद्य सामग्री की सुव्यवस्थित वितरण पद्धति के संबंध में कई नियम बनाए गए। दशमलव पद्धति को लागू किया गया तथा यातायात के साधनों को सुधारा गया। इन सबके परिणाम स्वरूप फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफ़ी उन्नत हो चुकी थी। इस प्रकार सभी ने नेपोलियन का इन कार्यों के अंदर भरपूर सहयोग देना भी शुरू कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं पोप के साथ समझौता। यद्यपि धर्म के क्षेत्र में नेपोलियन स्वयं तटस्थ था, परंतु सार्वजनिक जीवन में धर्म के महत्व को समझता था और इसका प्रयोग अपनी राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में करना चाहता था। फ्रांस के अधिकांश निवासी रोमन कैथोलिक थे और क्रांति के पहले रोम चर्च फ्रांस के राजतंत्र तथा कुलीनों का समर्थक था। क्रांति के समय चर्च की संपत्ति तथा भूमि को जब्त कर लिया गया और पादरियों के विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिए गए।
पादरियों को सरकारी कोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई तथा उन्हें पादरियों के संविधान के प्रति शपथ लेने के लिए विवश किया गया। अधिकांश पादरियों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया और फ्रांस के कुछ क्षेत्रों में पादरियों के नेतृत्व में हजारों किसानों ने सरकार के विरुद्ध हथियार उठा लिए थे। काफ़ी रक्तपात के बाद भी समस्या का सही समाधान नहीं हो पाया था। नेपोलियन ने कैथोलिकों का विश्वास जीतने का निश्चय किया। उसमें उसका उद्देश्य शुद्ध रूप से राजनीतिक था। वह राजतंत्र के समर्थकों और पादरियों के गठबंधन को समाप्त करना चाहता था ताकि उसकी स्वयं की सत्ता अधिक मजबूत हो सके, सुदृढ़ हो जाए। वह कैथोलिकों को सभी की स्वतंत्रता देने को तैयार था, बशर्त कि वे क्रांति द्वारा स्थापित व्यवस्था का विरोध करना छोड़ दें। स्वयं नेपोलियन को धर्म के प्रति अधिक अनुराग नहीं था। वह कहा करता था, मैं मिस्र में मुसलमान हूँ और फ्रांस में कैथोलिक। वह अन्य लोगों पर किसी धर्म विशेष को जबरदस्ती लादना व्यर्थ समझता था। इसीलिए उसने एक समझदार राजनीतिज्ञ की हैसियत से पोप के साथ समझौता करने का निश्चय कर लिया। इस समझौते से क्रांतिकाल में पारित बहुत से चर्च विरोधी नियम समाप्त हो गए और चर्च तथा राज्य के मध्य निश्चित संबंध कायम हो गए जो एक लंबी अवधि तक कायम रहे। पोप के साथ संपन्न समझौता कार्नोडेट के नाम से प्रसिद्ध है। बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेपोलियन बोनापार्ट का पोप के साथ संबंध किस समझौते के नाम से जाना जाता है? कार्नाडेट। इस समझौते के द्वारा पोप ने क्रांतिकाल में चर्च की जब्त भूमियों पर से अपना अधिकार त्यागना स्वीकार कर लिया और बदले में नेपोलियन ने कैथोलिक धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। पादरियों के नाम प्रस्तुत करने का अधिकार सरकार को दिया गया, परंतु उनकी नियुक्ति का अधिकार पोप को सौंपा गया। पादरियों को वेतन राजकोष से देने की व्यवस्था जारी रखी गई। पादरियों को फ्रांस के संविधान के प्रति भक्ति की शपथ लेने की व्यवस्था भी रखी गई। निर्वासित पादरियों को जो क्रांति के समय फ्रांस छोड़कर भाग गए थे, उन्हें फ्रांस वापस लौटने की अनुमति मिल गई तथा प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। क्रांति के कैलेंडर को भी स्थगित कर दिया गया तथा प्राचीन अवकाश के दिन पुनः प्रचलित हो गए। केवल 14 जुलाई तथा 22 सितंबर प्रजातंत्र की स्थापना के दिवसों पर अवकाश रखा गया। क्रांति की शेष सभी छुट्टियों को बंद कर दिया गया। नेपोलियन की धार्मिक नीति से फ्रांस के अधिकांश लोग संतुष्ट हो गए। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई थी, अतः वे नेपोलियन के समर्थक बन गए। पादरी लोग भी क्रांति के विरोधी थे, अब नेपोलियन के समर्थक बन गए। इस प्रकार नेपोलियन ने विशुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का प्रयोग किया। उसका कहना था कि राज्य में एक धर्म होना चाहिए, परंतु उस पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। इस समझौते से फ्रांस के चर्च पर सरकार का नियंत्रण कायम हो गया। अब चर्च राज्य के अधीनस्थ एक संस्था बन गया। डेविड थॉम्पसन की मान्यता है कि इसके धार्मिक कट्टरता का अंत नहीं हुआ। चर्च के कट्टर विरोधी और धर्मपरायण पादरी अंत तक इसका विरोध करते रहे। इसका मुख्य कारण यह था कि नेपोलियन के धार्मिक समझौते में विरोधी विचारों का मिला जुला तत्व न था। वह विरोधी विचारों के बीच समझौता मात्र था। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो फ्रांस के अंदर धार्मिक रूप से भी शांति बहाल हो गई थी। आगे के इसके सुधार कार्य नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।